सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए प्रचार तेज। पूर्वांचल में दिग्गजों की रैलियां। 5वें चरण में 57% से ज्यादा मतदान। रामजस कॉलेज विवाद पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। वेंकैया नायडू ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नहीं की जा सकती राष्ट्र विरोधी नारेबाजी। राहुल गांधी ने कहा, अन्याय के खिलाफ छात्रों के साथ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आज हड़ताल। करीब 10 लाख कर्मचारी करेंगे काम ठप। यूएफबीयू के बैनर तले 9 यूनियनों ने बुलाई हड़ताल। हिलेरी क्लिंटन ने भारतीय इंजीनियर की हत्या के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। व्हाइट हाउस ने घटना को बताया तकलीफदेह। हैदराबाद लाया गया श्रीनिवास कुचिभोतला का शव। विश्व कप निशानेबाजी में भारतीय शूटरों का जलवा। 2 पदकों पर साधा निशाना। 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में जीतू राय और हिना सिद्धू को स्वर्ण। डबल ट्रैप इवेंट में अंकुर मित्तल को मिला सिल्वर। और खबरों की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए मतदान का काम कल पूरा हो गया। इस दौर की 51 सीटों पर 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इन सीटों पर 218 निर्दलीय समेत 607 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के वोटिंग के साथ ही 403 में से 313 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर लोगों का उत्साह देखते बना। इन सीटों पर 607 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 40 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। And counting, which we feel might go up to 60. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिलवस्तु और एटवा सीट पर हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 51 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 50, आरएलडी 31, समाजवादी पार्टी 43 और कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 218 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं हुई। इस सीट पर 9 मार्च को मतदान होगा। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें, जबकि बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। 4 चरणों की तरह ही इस बार भी 5वें चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत करते दिखे। लेकिन विकास के इस चुनावी बयार पर ध्रुवीकरण के थपेड़े भी साफ महसूस किए जा सकते हैं और इस बात से इनकार नहीं कि आगे के 2 चरणों में भी इसका असर पड़ सकता है। फैजाबाद में सहयोगी श्याम सुंदर और कैमरामैन सुशील कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, बहराइच। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां करने में जुटे हैं। विकास के वादों के साथ ही तमाम नेता विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार नहीं करने वाली। समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया और महाराजगंज में रैली की। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने देवरिया और गोरखपुर में कई चुनावी जनसभा की। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गोरखपुर में साझा रैली कर गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। आप जाइए, आपने जो किसानों को वायदा किया था, कर्जा माफ करने का जो वायदा किया था, आप उस वायदे को जाके पूरा करिए। रेडियो के बाद आ गए टीवी पर मन की बात। बताओ, कोई समझ पाया है उनके मन की बात? और हम समाजवादी लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कुशीनगर में रैली कर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसा। मुझे आज विधानसभा आम चुनाव में नए नए वादे कर रहे हैं। जब ये पावर में होते हैं तो तब इनको अपने वायदों का ख्याल नहीं होता है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता का इतना नशा इनको चढ़ जाता है, फिर ये इंसान को इंसान नहीं समझ। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आखिरी दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसपी नेता और विधायक मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए पैरोल पर की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिरासत में पैरोल की अनुमति देने वाली निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार किसी उम्मीदवार को अपना प्रचार करने के लिए रिहाई का अधिकार नहीं दे देता। अगर उम्मीदवार किसी कथित अपराध की वजह से हिरासत में है तो यह अदालत की मर्जी होगी कि प्रचार के लिए पैरोल पर रिहा करे या ना। चुनाव आयोग ने निचली अदालत के पैरोल के फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर दिल्ली की अदालत में ट्रायल चल रहा है। आयोग का मानना है कि मुख्तार पैरोल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अब कुछ और अहम खबरें। बिहार विधानसभा में राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले को लेकर कल जमकर अवरोध हुआ। विपक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की। उधर राज्य के आईएएस अधिकारियों ने भी आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक मामला सोमवार को विधानसभा में उठा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही उन मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की जिनके नाम इस केस में सामने आए हैं। सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों का नाम आता है, एमएलए हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो फिर वहां पुलिस कहीं न कहीं अपना कदम पीछे खींच लेती है या ठीक नहीं है। जिनका भी नाम आवे उनकी गिरफ्तारी कानूनी हिसाब से आवश्यक है, तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो अनुसंधान को लेकर के बिहार की पुलिस ने जो उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के कार्यकलापों पर भरोसा किया जाना चाहिए। उधर राज्य के आईएएस अधिकारी भी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। वो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। रविवार को बिहार आईएएस एसोसिएशन ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। मामले में सीबीआई जांच कराने और सुधीर कुमार की रिहाई की मांग की। तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर एक इन्वेस्टिगेशन में हर एक व्यक्ति के अरेस्टिंग ही किया जाए। आईएएस अधिकारियों ने राज्य सरकार के मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार को प्रश्न पत्र लीक मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना में भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के तार नागालैंड और नागपुर से जुड़े हैं। पुलिस को शक है कि इन जगहों से संगठित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में एक और सैन्य कर्मी के शामिल होने का भी शक है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मुख्य आरोपी नागालैंड में एक सैन्य कर्मी के साथ संपर्क में था। सोमवार को थाने पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था। थाने पुलिस की अपराध शाखा भर्ती गिरोह की जांच कर रही है। शनिवार रात छापेमारी के बाद महाराष्ट्र और गोवा से 18 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसका खुलासा हुआ था। गिरफ्त में आए 21 आरोपियों को स्थानीय अदालत ने 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को अभी 3 और आरोपियों की तलाश है। सेना की तरफ से भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं।
तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री ई पलनीसामी के बहुमत साबित करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची डीएमके की याचिका पर कल सुनवाई हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया है और कार्यवाही का वीडियो फुटेज पेश करने के लिए कहा है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गृह सचिव को इस मामले में 10 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। विधानसभा में 18 फरवरी को अवरोध के बीच मुख्यमंत्री पलनीसामी ने बहुमत साबित किया था, लेकिन डीएमके इसे तय प्रक्रिया के खिलाफ बता रही है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीएमके से विधानसभा में हुए अवरोध और दूसरे दस्तावेज मांगे थे। Today, before the husband, court has directed the respondents, particularly to the secretary, to the speaker, to produce the unrecorded video recordings of the assembly proceedings, and as well as other respondents also, notice has been ordered. नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार की याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे जज को इससे जुड़ी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने नेबरहुड पॉलिसी के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने नर्सरी दाखिले के लिए नेबरहुड पॉलिसी को एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया था और इससे जुड़ी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में दाखिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके खिलाफ स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रतिबंधित संगठन सिमी के प्रमुख सफदर हुसैन नागौरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इंदौर की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में यह सजा सुनाई है। नागौरी के साथ 10 और दोषियों को भी आजीवन कारावास हुई है। नागौरी समेत 10 आरोपी साबरमती जेल में बंद हैं, जबकि एक आरोपी मुनरोज को सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को मई 2008 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। आज 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल 9 प्रमुख बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू के बैनर तले बुलाई गई है। यूएफबीयू ने सरकार के बैंक सुधारों के खिलाफ और नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मियों के लिए गए ज्यादा काम के मुआवजे को लेकर एक दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज्यादातर सरकारी बैंकों ने हड़ताल के बारे में ग्राहकों को सूचित कर दिया है। इस दौरान निजी क्षेत्रों के बैंकों में कामकाज सामान्य रहने की संभावना है। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े बैंक कर्मचारी और अधिकारी संघ भी इस हड़ताल में भाग नहीं लेंगे। We have given lot many communications to the government for the last 1.5 years, and we are protesting against these banking reforms. We are protesting against this labor law for the last 1 year. But we think whenever the demonetization process was going on, all our officers, all our employees, we have given our full effort for the successful implementation of this demonetization. रामजस कॉलेज विवाद को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ छात्रों के साथ खड़ी है। रामजस कॉलेज हिंसा और गुरमेहर कौर विवाद को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि असहमति का स्वागत है, लेकिन अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डू नॉट मीन प्रीचिंग सेपरेशन और एनकरेजिंग सेपरेट फोर्सेस। डिसेंट इज एग्रीएबल बट नॉट डिसइंटीग्रेशन।
इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरमहर कौर को समर्थन जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि डर और अत्याचार के खिलाफ वो छात्रों के साथ खड़े हैं और अन्याय के खिलाफ उठी हर आवाज में गुरमहर कौर होगी। Attempts to justify that violence by senior functionaries of the government is both fascist and it displays the arrogance of power. वहीं पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर एबीवीपी के खिलाफ कैंपेन चला रही गुरमहर कौर ने भी किरण रिजिजू के सवालों पर पलटवार किया है। I'm not an anti-national. That's all I have to say, and no one's polluting my mind. I have a mind of my own. I'm a thinking adult. इस बीच गुरमहर कौर की शिकायत के बाद दिल्ली महिला आयोग ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने होमगार्ड्स को तैनात कर दिया है। साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से गुरमहर को जल्द सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की है। जल्द से जल्द ये जितने लड़के हैं जो कि इस तरीके की गलत हरकत कर रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इनको अरेस्ट करा जाए, और जो गुरमहर कौर है और उनकी पूरी परिवार है, इनको प्रोटेक्शन दी जाए। रामजस विवाद के बाद से ही फिर से छात्र राजनीति गर्मा गई है। एबीवीपी और वामपंथी संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और एबीवीपी ने कल तिरंगा मार्च निकाला। वहीं डीयू और जेएनयू में आज भी छात्र संगठनों की ओर से मार्च निकाले जाने की संभावना है। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस बीच कई दिनों के तनाव के बाद रामजस कॉलेज में सोमवार से कक्षाएं शुरू हो गई। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने सोमवार को 61 फुट लंबे तिरंगे के साथ मार्च निकाला। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से लेकर आज फैकल्टी तक निकले मार्च में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा। तो अगर रामजस कॉलेज के अंदर वो कहते हैं कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि जो उन्होंने नारे लगाए क्या वो सही थे? अगर वो सही थे तो पत्थर फेंकना भी सही था। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। Though I'm retiring tomorrow, so I'm highly emotional at this moment. But in my appeal, I have written, "My heart bleeds when Ramjas bleeds." रामजस कॉलेज के सेमिनार में जेएनयू के छात्र उमर खालिद को बुलाने का एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया था। विरोध हाथापाई में बदल गया और एबीवीपी और आयसा के छात्रों में मारपीट भी हुई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। रेलवे ने एक बार फिर से खान पान की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दे दी है। भारतीय रेलवे के लिए कल नई नीति का ऐलान करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यह जानकारी दी। भारतीय रेलवे ने खानपान को बेहतर करने के लिए कैटरिंग सुविधाओं में आमूलचूल बदलाव किए हैं। 7 साल बाद रेलवे ने आईआरसीटीसी को खाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। नई कैटरिंग नीति के तहत खाने पर निजी नियंत्रण को खत्म कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत रेलवे आईआरसीटीसी के पेशेवर लोगों के जरिए खाना पकाने से लेकर वितरण का प्रबंधन करेगी। ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, इसके लिए सबके साथ हम लोगों ने काफी वाइडर लेवल पे कंसल्टेशन किया है और अभी ये पॉलिसी लॉन्च की जा रही है। मुझे विश्वास है इससे भी एक बहुत बड़ा लाभ आगे आने वाले दिनों में लोगों को खान पान की जो भी शिकायत होगी उसमें बड़ी मात्रा में लोगों को सुधार दिखाई देगा और साथ ही में जो डिलीवर करेंगे वो लोग पूरी तरह से प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग रहेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एर्नाकुलम से हावड़ा तक चलने वाली पहली अंत्योदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अनारक्षित और सुपरफास्ट होगी। इसके साथ ही श्री गंगानगर से तिरुचिरापल्ली के लिए हमसफर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। पार्सल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे कुछ ट्रेनों में गार्ड कंपार्टमेंट के जरिए पार्सल पहुंचाएगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में तेजी से विकास करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर है। भारत के पूरी तरह से नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने को लेकर वित्त मंत्री ने साफ किया कि भारत तुरंत एक नकदी रहित प्रणाली नहीं बन सकता। अरुण जेटली ने कहा कि भारत कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद नकदी का सृजन मुश्किल होगा, साथ ही कर प्रणाली अधिक सक्षम होगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि जीएसटी प्रणाली को 1 जुलाई से लागू कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर नफरत की राजनीति का विरोध किया और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच विदेश सचिव एस जयशंकर आज अमेरिका जा रहे हैं।
अमेरिका के कंसास शहर में नफरत की राजनीति के खिलाफ आयोजित रैली में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की हत्या के विरोध में इसका आयोजन हुआ। बाद में ये रैली कंसास के हिंदू मंदिर पहुंची, जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। इसमें श्रीनिवास के दोस्त और हमले में घायल हुए भारतीय आलोक मदासानी भी शरीक हुए। हमले को लेकर भारत में भी चिंता है। विदेश सचिव एस जयशंकर मंगलवार से 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ H-1B वीजा समेत भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे। रविवार को अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। And I appeal to the American community and also American government that they should act firm. They should send a message that no discrimination will be allowed on the basis of race or on the basis of religion. ये घटना बीते बुधवार की है। हमलावर एडमंड पुरिंटन ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई। इसमें श्रीनिवास की मौत हो गई, जबकि आलोक मदासानी और इएन ग्रिलॉट जख्मी हो गए। पुरिंटन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इंजीनियर की हत्या के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। क्लिंटन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मामले पर बयान देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया कि धमकी और नफरत पर आधारित अपराधों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति को उनकी जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा कि नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने से सुरक्षा में इजाफा होने के बजाय डर और आक्रोश को बढ़ावा मिलेगा। व्हाइट हाउस ने इस घटना को तकलीफ दे बताया। इस बीच भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास का शव बीती रात हैदराबाद लाया गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमेरिका अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा कर सकता है। कल बजट से जुड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पहला बजट सुरक्षा पर केंद्रित होगा। प्रस्ताव के मुताबिक रक्षा बजट में $54 अरब का इजाफा किया जा सकता है। बजट योजना में अन्य क्षेत्रों में बजट कटौती का भी प्रस्ताव है। इसमें विदेशी सहायता और पर्यावरण पर होने वाला खर्च शामिल है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। मार्च के मध्य में बजट का अंतिम प्रारूप पेश किया जा सकता है। यह बजट 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट करीब $600 अरब है, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। खेलों की दुनिया की बात करते हैं। दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में जीतू राय और हिना सिद्धू ने 10 मीटर मिश्रित टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में कल जीत हासिल की। उन्होंने जापान की युकारी कोनिशी और तोमोयुकी मात्सुदा को 5-3 से हराया। वहीं अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पहले दिन भारत की पूजा घटकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। ऑस्कर पुरस्कार के लिए मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिल्म ला ला लैंड के लिए डोमिन शिजल को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुना गया। इस फिल्म में 6 पुरस्कार जीते। वहीं कैसी एफ्लेक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 89वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। मूनलाइट को साल 2016 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। इसने चर्चित फिल्म ला ला लैंड को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार जीता। So I just want to thank everybody up here behind me, everybody out there in that room, because we didn't do this. You guys chose us. डोमियन शेजल को फिल्म ला ला लैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर घोषित किया गया। At 32 years old, he's the youngest in history to ever win Best Director. फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी में शानदार अदाकारी के लिए कैसी एफ्लेक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वहीं ला ला लैंड फिल्म के लिए एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। I still have a lot of growing and learning and work to do, and this guy is a really beautiful symbol to continue on that journey, and I'm so grateful for that. So thank you so much. Thank you.
सीरिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री द व्हाइट हेलमेट को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री घोषित किया गया। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड द जंगल बुक को मिला। भारतीय मूल के देव पटेल सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार जीतने से चूक गए। इस श्रेणी में महेरशेला अली खिताब जीतने में कामयाब रहे। द सेल्समैन को विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। आज भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। 3 दिसंबर 1884 को जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया। देश में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। राजेंद्र बाबू ने कई पुस्तकें भी लिखी। 1962 में उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया। पशु संगीतकार रवींद्र जैन की आज जयंती है। उनके संगीत का जादू आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। चाहे फिल्मों में दिया गया संगीत हो या फिर घर घर में लोकप्रिय हुए रामायण और कृष्णा जैसे धारावाहिक, उन धुनों को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। सुरीले नगमों की सौगात देने वाले रविंद्र जैन की आंखों में रोशनी भले ही नहीं थी, लेकिन गायकी के दम पर रविंद्र जैन ने फिल्म इंडस्ट्री को खूब रोशन किया। अपने करियर में रविंद्र ने चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, चितचोर और अखियों के झरोखों से जैसी सुपरहिट फिल्मों को धुनों से सजाया। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। 2015 में रविंद्र जैन को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। कानों में रस घोलने वाली आवाज और धुनों के जरिए रविंद्र जैन ने रामायण को घर घर में लोकप्रिय बनाया। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए प्रचार तेज। पूर्वांचल में दिग्गजों की रैलियां। 5वें चरण में 57% से ज्यादा मतदान। रामजस कॉलेज विवाद पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। वेंकैया नायडू का बयान, अलगाववाद बर्दाश्त नहीं। राहुल गांधी ने कहा, डर और अन्याय के खिलाफ छात्रों के साथ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आज हड़ताल। करीब 10 लाख कर्मचारी करेंगे काम ठप। यूएफबीयू के बैनर तले 9 यूनियनों ने बुलाई हड़ताल। हिलेरी क्लिंटन ने भारतीय इंजीनियर की हत्या के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। व्हाइट हाउस ने घटना को बताया तकलीफदेह। हैदराबाद लाया गया श्रीनिवास कुचिभूतला का शव। विश्व कप निशानेबाजी में भारतीय शूटरों का जलवा। 2 पदकों पर साधा निशाना। 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में जीतू राय और हिना सिद्धू को स्वर्ण। डबल ट्रैप इवेंट में अंकुर मित्तल को मिला सिल्वर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।